प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण गुप्त शासकों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में गुप्त वंश के महानतम शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम और उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी तथा गुप्त वंश के महानतम शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त जैसे महानतम शासकों के संदर्भ में बातें करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महानतम शासकों में से एक शासक थे। इनका शासनकाल 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष की चोटी पर पहुंच चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्यिक विस्तार हेतु न केवल युद्ध का सहारा लिया, बल्कि उसने वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को भारतीय इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, जैसे उन्हें देवगुप्त, देवराज, देवश्री जैसे प्रमुख नामों से इतिहास में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कई उपाधियों से स्वयं को विभूषित करते हैं, जैसे विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत इत्यादि। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों के मुद्रा के आधार पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए और वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को हराने के कारण या शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण भारतीय अनुश्रुतियाँ चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी के रूप में, अर्थात शकारी शब्द का अर्थ हुआ शकों को हराने वाला, शकारी के रूप में भी याद करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहालेख से हमें प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल महानतम शासक थे, बल्कि वे विद्या व शिक्षा को भी प्रमुखता से संरक्षण देने का कार्य करते थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा तथा विद्या के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैनी भी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को इतिहास में उसके युद्ध के कारण नहीं याद करती है, बल्कि उसके कला और साहित्य के प्रति चंद्रगुप्त द्वितीय के अगाध प्रेम के कारण जानते हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। और ये नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल, भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वरुरुचि इत्यादि। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। चीनी यात्री फाह्यान लगभग 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत रहा। फाह्यान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्तकालीन महानतम शासकों में कुमारगुप्त की चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना और इसका शासनकाल 415 से 454 ईस्वी माना जाता है। कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि अर्थात 415 ईस्वी उसके विल्सन अभिलेख से ज्ञात होती है तथा उसका अंतिम तिथि 454 ईस्वी का अनुमान उसके चांदी के सिक्कों से मिलता है। कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन हमें उसके मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। देखा जाए तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के समय के ही हमें मिलते हैं। मध्य भारत में कुमारगुप्त के शासनकाल में ही रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। इन मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण की गई है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिससे निपटने के लिए कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और अंततः पुष्यमित्रों को पराजित किया। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेध महेंद्र जैसी उपाधियां धारण की थी। अब हम लोग कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात स्कंदगुप्त की चर्चा करेंगे। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना
और इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक माना जाता है। स्कंदगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की जब शासन की बागडोर संभाली तो उसके समय में हूनों का आक्रमण शुरू हो गया। स्कंदगुप्त द्वारा हूनों पर विजय की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलता है। स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालक के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण करवाया, जिसका निर्माण पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और अशोक तथा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत कराई थी। महानतम गुप्त सम्राटों में स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त को कहम स्तंभलेख, शक्रादित, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिचित वक्षा कहा गया है। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। इससे उसके सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी हमें पता चलता है। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था और गुप्त वंश का अंतिम शासक कुमारगुप्त तृतीय थे। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त जैसे महानतम शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।